बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम माशियात के साथ मैं शहजाद मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, ये रात को ये क्लिप मेरे नज़र से गुज़रा। मैं अभी करता नहीं हूँ और मैं दूसरों को भी मना करता हूँ कि इन चीज़ों पे कभी भी ना करें। मुबश्शिर लुकमान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं और अच्छे मिलने वाले हैं और एंकर पर्सन हैं। तो उनका एक क्लिप जो है वो गुज़रा है, वो आप ये देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी। तो ये क्लिप देखिए ज़रा। जी तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा तो इसमें देखें कि मुबश्शिर लुकमान साहब ये कह रहे हैं कि 1980 में जो नवाज शरीफ साहब थे वो रेलवे में मुलाजमत करते थे और इन्होंने रेलवे से सैलरी भी ली थी। नाज़रीन, मैं अपना बैकअप बताऊं कि 1980 में मेरे दादाजी जो थे मिस्त्री गुलाम नबी, उन्होंने हैदरी लेथ मशीन जो गियर बॉक्स वाली है वो बनाई और उसकी जो कास्टिंग है वो इत्तफाक फाउंड्री से करवाई। तो उस वक्त ये पढ़ रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और ये देखें कि इस काम को भी देखते थे और स्टूडेंट भी थे। और उसके बाद देखें कि 85 में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं मुबश्शिर लुकमान को ये बताना चाहूँगा कि 85 में एक जो कुल्ली है, इस 1980 में एक बंदा कुल्ली है रेलवे में, तो 85 में वज़ीर आला कैसे बन सकता है? मुझे ये नॉर्मल सा सवाल है। और दूसरी, एक्चुअली मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, डेविस हाइट्स एक बड़ा मशहूर जो है ना वो प्लाजा है, वो सबसे पुराना शेख रशीद साहब इसमें बैठते रहे और इत्तफाकन हमारा भी ऑफिस उसी में है, उसी में काफ़ी देर रहा है। उसमें अभी भी हमारे काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं उसमें, तो कालम नगार बैठे हुए हैं। तो इन मौसूफ का भी इनके साथ कुछ यादें जुड़ी हैं। डेविस रोड जब एक नाम लिया जाता है तो इनको झटका लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि सुल्तान साहब जो वहाँ के ऑनर थे, उनका 26,000 अभी भी मुबश्शिर लुकमान साहब ने देना है, जो कि ऑफिसेज के किराया जात बिल्स। शेख रशीद साहब ने 85,000 अभी तक देना है उनका, क्योंकि सबसे ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस शेख रशीद साहब का था। तो ऐसी बातें नहीं किया करते। ये सिस्टम जो है वो पैसों के लिए कुछ भी कर जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है। तो मैं अक्सर ये समझाता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें, तो फिर आप बेहतर वे पे जाते हैं, फिर आपको लोग याद करते हैं। इस तरह से आप सिर्फ वे लेते हैं और रास्ता ढूंढते हैं कि मुझे पैसे कहाँ से मिले। तो ये बातें ठीक नहीं है। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, दोबारा से करता हूँ कि 80 में नवाज शरीफ साहब अगर कुल्ली थे तो 85 में वजीर आला कैसे बन गए? बस इस सवाल का जवाब नाज़रीन आपने लेना है मुबश्शिर लुकमान से। पेरिस से तो इनसे तो मैं रब्ता भी कर लूँगा, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है इनसे रब्ता करने की। तो आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि जो मुल्क की सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है, इसमें ये देखिए कि एक मेरी सीट को लेके ये इतने परेशान हो गए कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा लंदन चले गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वो बातें इन्होंने कभी नहीं मानी जो कि उन्होंने इनको रेफर की। वो बातें जब तक ये रेफर करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, उनके नुमाइंदगान इधर भी हैं, शायद काका नवासी साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं। तो इन लोगों को जो भी वो मशवरा देते हैं, ये मियां शहबाज शरीफ साहब पहले भी नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये कभी भी इनकी बात पे अमल नहीं किया करते थे। अब भी सिचुएशन ऐसी है, इसीलिए वो सारे लोग अलहदा से बैठे हैं। तो कैबिनेट को चलाना, कैबिनेट को डाउन अप सिस्टम पे लेके आना, ये शहबाज शरीफ साहब का काम है, इन्होंने किया। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इमेज जो है वो 0% पे लाने वाले मियां शहबाज शरीफ साहब। तो समझ से बाहर तल चीज़ें लोगों के हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया भी था कि ये तीन पार्टीज हैं,
शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो अलहदा है, मरीम नवाज़ का ग्रुप जो वो अलहदा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अलहदा है। उसके 6 लोग हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। तो वजह पाकिस्तान में नाकामी, हुकूमत की नाकामी भी यही बनी है। अभी देखें रेट्स के हवाले से हमारे जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी अभी पंजाब लेवल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें रेट्स को कंट्रोल किया जाए, बल्कि आते ही उन्होंने 1150 का बैग जो है वो आटे का कर दिया और वो कहते हैं मैं खुश हूँ। तो इन चीज़ों पे देखें कि जिस शख्स को ये नहीं पता कि भाई रेट्स क्या जा रहे हैं, पंजाब में सिस्टम क्या चल रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या चल रहे हैं, रिलीफ सिस्टम क्या है। रिलीफ तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मिला था और 25,000 रुपया सैलरी उनको ईदी भी दी गई। तो वो बेचारे लोग परेशान हैं कि पहली गवर्नमेंट आई है कि क्यों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर उनको बड़ा यकीन था कि जो भी वो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये नाम जो है, ये नकाब जो है वो नून लीग का है, लेकिन इन साइड जो है वो शहबाज हुकूमत है। तो उस पर देखें कि अभी तक कोई भी लाएमल कायम नहीं किया गया, कोई भी लाएमल तय नहीं किया गया। मुल्क की सूरत हाल इतनी बुरी है और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सैर व तफरीह का जो है वो मामला जो है सामने रखा हुआ है, वो सैर व तफरीह में जुज़ है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सर ये देखें कि लोग बात इसलिए करते हैं कि उनको बात करने का मौका दिया जाता है। मेरी सभी पार्टी मेंबरान से, मेरी सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मेरी सभी आवाम से, सभी हाकमीन से, सभी से ये इल्तिजा है कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने चलाना है, बचाना है। सुप्रीम कोर्ट को हिस्सा बना दिया गया है सियासत का, जो कि पॉसिबिलिटी रूल्स में नहीं है। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा अदारा अगर इन चीज़ों पे बिलीव करके बैठा रहेगा 6-6 माह, 7-7 माह, तो केस जो फाइल हुए हैं, 4000 केस फाइल्स हुए हैं, उनकी पिटीशन दायर की गई, उनका कोई फैसला नहीं हो सका, तो बताएं कि मुल्क की सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जाएगा। हाई कोर्ट्स में केस फाइल हुए हैं, हाई कोर्ट्स में सब कुछ रुका हुआ है, हत्ता कि सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट जो है उसका भी निज़ाम इसी तरह से धर्म भरम है। तो अदालतों में जो लोग बेचारे क्लीन अप नहीं है, जो लोग ट्रायल बेस पे वेट कर रहे हैं अदालतों का कि हमें ट्रायल बेस पे हम फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। इसी के हवाले से हाई कोर्ट्स में जो अपील्स लगी हैं वो बेचारे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई मसला, अब हर बंदे के मुंह पे ये है कि इलेक्शन के बाद तो इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन क्यों होगा और इसकी पेशकश क्यों की गई और ये क्यों करना जरूरी है। अगर शहबाज हुकूमत अपना काम अपनी तरीके से करते रहते, इमरान खान साहब जो मर्जी करते रहते, वो अपना काम करते, वो ये नहीं करते कि ये चोर करके और अदालतों में वक्त ज़ाया करने में मसरूफ हो गए और सारी कैबिनेट ही मसरूफ हो गई। वो जो मर्जी करते रहते, ये अपना काम करते, और ये बहुत ही छोटा सा कुलिया है। ये यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि आवाम को लूटने का मकसद ही कोई नहीं है, और आवाम को लूटने का तरीका इससे ज्यादा बेहतर हो भी नहीं सकता कि आप एक ही फिगर न्यूज चैनल्स के ऊपर देख लें, एक ही न्यूज है, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन होने नहीं होने, बस ये एक न्यूज घूम रही है। और चैनल्स वालों पे मैं हैरान हूं कि उन्होंने इन चीजों पे वो फोकस कैसे करते हैं, एक ही न्यूज, एक ही बात सुन के तो वो खुद भी बंदा परेशान हो जाता है। तो ये देखिए इन्होंने क्या स्कैंडल्स बनाए हुए हैं और आवाम को लुटा जा रहा है। कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर किसी भी रेट लिस्ट के हवाले से, रेट्स के हवाले से, महंगाई के हवाले से कोई विजिट नहीं करता। मैंने अपने तौर पे कई जो बाजार हैं उनको विजिट किया, उनके रेट्स ठीक करवाए, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो है वो सोई हुई है, डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो सोए हुए हैं, कमिश्नर साहब जो है वो सोए हैं, मोहम्मद अली साहब।
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے گورنمنٹ کو یہ شیڈول دیا کہ پیٹرول جو ہے وہ 100 سے لے کے 60 تک پاسبل ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے چیئرمین اوگرا کی سیٹ دیتے ہیں، تو اپنے ہی ملک میں ہم اس کو بہتری کے طور پہ لے جا سکتے ہیں، ہمارا ہی ملک اکانومی اور مہنگائی سے باہر آ جائے گا، کیونکہ ہم اس کو اسٹیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم خود اس کو ریلائی کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ نہیں ہو سکا تو دیکھیں کہ اکانومی سسٹم ہمارا سب سے لو ہے، کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ کام کرنا نہیں چاہ رہا۔ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس لیے نہیں چاہ رہا کیونکہ ہمارا اکانومک سسٹم کو کمزور ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو تاجران کا سسٹم ہے، جو بزنس مینز ہیں، ان کے اکاؤنٹس اتنے لو لیول پہ ہیں کہ کوئی بھی کمپنی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا فگر لیول اتنا کم ہے کہ وہ کوئی بھی کمپنی اس میں انویسٹ کرنا نہیں چاہ رہی، کہ ان کا تو خود کا لیول اتنا ڈاؤن ہے، تو پیمنٹس کے شیڈول اتنے کم ہیں ان کے بینکس کے حوالے سے عالمی سطح کے اوپر، تو ہم یہاں پہ کاروبار کر کے تو اپنے پیسے ڈبوئیں گے۔ یہ سب چیزیں سوچنے والی۔ یہ کس کا کام ہے؟ چیئرمین ایف بی آر کا۔ ریونیو کو اکٹھا کرے، ریونیو کو جنریٹ کرے، ریونیو اس کو اسکینڈل سے باہر نکالے، اور جتنا پیسہ باہر سے آ رہا ہے۔ اور ایک اور چیز جو کہ واضح ہے، جو کہ بتائی نہیں جاتی، وہ میں بتاتا ہوں کہ ملک میں پیسہ لانا جرم نہیں ہے، ملک سے پیسہ بھیجنا بھی جرم نہیں ہے۔ ملک میں غیر قانونی پیسہ بھیجنا جرم ہے، اسمگل کرنا، کرنسی کو اسمگل کر کے لے کے جانا، یہ جرم ہے۔ تو یہاں پہ کیا ایکٹیویشن ہے؟ کوئی آپ کو باہر سے پیسے بھیج رہا ہے، وہ بھی جرم بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھنا، ان چیزوں پہ عمل کروانا، ہم اپنے ہی ملک میں اپنی ہی اکانومی کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہی حکمران ایک دوسرے حکمران کے اوپر الزامات لگا کے اس کو سوشل میڈیا پہ عام کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے ملک کی اسٹریٹجی جو ہے وہ سب سے لو پہ چلے۔ ہم ترقی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر ملک کو سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک کیا ہے، ہمارے لوگ کیا ہے، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، کیوں ہم ان پہ کیچڑ اچھا رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ میں نے مبشر لقمان صاحب کا کلپ آپ کو دکھایا کہ یہ پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اتنے جنریٹ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہمیں گاڑیوں سے آگے جہاز نہیں لیے جا سکتے، ہم جہاز خرید بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری اکانومی، ہمارے سسٹم اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہم لوگوں سے پیسے نہیں کھاتے، لفافے نہیں دیتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سیاست میں انٹر ہونا اور ان کی کوئی بات لے کر اس کے اوپر سے پیسے کمانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مبشر لقمان صاحب کو میں دوبارہ سے کال کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ان پہ نہیں کرتے ہیں۔ جو صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، وہ صاحب جو ہے ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، اور جن دو بٹ صاحب کے نام لیے گئے وہ کون لوگ ہیں۔ اور میں نے آپ کو وہ چیز بتائی ہے جو پریکٹیکل چیز ہے۔ میں اپنے دادا جی کو اکاؤنٹ دیکھتا تھا، اور انہوں نے 1980 میں خراب مشین، جس کو لیتھ مشین کہتے ہیں، اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ ڈلانے کے لیے اتفاق فاؤنڈری میں دیا تھا، جو کہ ہمیں 12 دن کے بعد ملا، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک مشین تیار کی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ 1980 میں جو بندہ ریلوے میں کیوں نوکری کرے گا، جس کا اپنا ایک سسٹم، اپنا ایک فیکٹری لیول ہے، اتنا بڑا ایک سسٹم چل رہا ہے، تو وہ کیوں نوکری کرے گا ریلوے میں؟ جن کا اپنا اتنا بڑا کاروبار ہو، وہ کوئی اپنے بچے کو ریلوے میں نوکری دلواتا ہے؟ اور 1980 میں وہی ریلوے میں نوکری کرنے والا بندہ جو کہ کلی ہے، جو کہ سامان اٹھاتا ہے، اور وہ سی ایم کیسے بن گیا؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، جاگتے ہیں۔ آئی ایم بیوروکریٹ، آئی ایم اکانومسٹ، اور آپ صرف لوگوں سے سن کے باتیں کرتے ہیں۔ میں وہ نہیں کرتا، ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں۔